સમાચારોની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। નરેન્દ્ર મોદીએ લાલકૃષ્ણ અડવાણીના આશીર્વાદ લીધા। નરેન્દ્ર મોદી લાલકૃષ્ણ અડવાણીની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। લોકસભા ચૂંટણીમાં જીત બાદ આશીર્વાદ લીધા છે। સંસદીય દળની આજે બેઠક હતી। એનડીએના સાથી પક્ષો આ બેઠકમાં સંસદ ભવન જે છે સંવિધાન ભવન જે છે ત્યાં હાજર હતા। સેન્ટ્રલ હોલમાં હાજર હતા અને ત્યારબાદ पीएम मोदी लालकृष्ण अडवाणीना आशीर्वाद लेवा माटे थईने पहुंच्या हता। अजय यादव हमारी साथे जोड़ायेला छे। अजय, जिस प्रकार संसदीय दल की बैठक के बाद लालकृष्ण अडवाणी के आशीर्वाद लेने पीएम मोदी पहुंचे, क्या ज्यादा जानकारी? ત્યારે લોકસભા ચૂંટણીમાં જીત બાદ આશીર્વાદ લેવા માટે થઈને પીએમ મોદી ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા ભારત રત્ન લાલકૃષ્ણ અડવાણીના આશીર્વાદ લેવા માટે થઈને પહોંચ્યા હતા। જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સરકાર एनडीए सरकार 3.0 નો આગાઝ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે આશીર્વાદ લેવા માટે પીએમ મોદી ખાસ લાલકૃષ્ણ અડવાણીની મુલાકાત માટે પહોંચ્યા હતા। લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય થયો છે। એનડીએની સરકાર બનવા જઈ રહી છે। અજય ફરી એકવાર અમારી સાથે જોડાયેલા છે। જી અજય। मनीष पुरोहित अत्यारे अमारी साथे जोड़ायेला छे। मनीष, संसदीय दळनी आज बैठक हती। एनडीए ज्यारे सरकार बनावा जई रही छे ते पहेला पीएम नरेंद्र मोदी लालकृष्ण अडवाणीना आशीर्वाद लेवा माटे थईने पहोंच्या, केटलुं खास? खूब ज महत्वपूर्ण आजनो दिवस भारतीय जनता पार्टीना ए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं माटे, कारण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगेवानी बात त्रीजी वखत आ सरकार बनवा जई रही छे। आ वखते एनडीए पर जोर वधारे छे, कारण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए जे पोताना भाषणमां वातो करी एमां सौथी वधारे वखत एनडीए नो जिक्र कर्यो हतो अने 3 થી 4 वखत मात्र भारतीय जनता पार्टीनुं नाम बोलवामां आव्युं हतुं। परंतु आ बधानी साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतिनी समक्ष जई रह्या छे। एनडीएना घटक दळना तमाम नेताओ पण एमनी साथे छे। सरकार बनाववा माटेनो दावो करशे, परंतु अहींया बपोरथी लईने एक माहोल जबरदस्त अहींया सेंट्रल होलनी बहार, संसद भवननी बहार एक जामेलो छे। भारतीय जनता पार्टीना हजारों कार्यकर्ताओ अहींया उपस्थित हता। जेम जेम आ कार्यक्रम समाप्तिना आरे आवतो गयो तेम तेम अहींया ढोल नगारा अने म्युझिकना ताल साथे भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ अने ए जे लोको छे ए थिरकता जोवा मळ्या हता। अहींया सवारथी आ प्रकारना कार्यक्रमो चाली रह्या छे किन्नरी। अने बीजी बाजु मारी जमणी साइड तमे जोई शको छो के मीडियाना सेंकड़ो केमेरा लागेला छे। नेताओ जे छे एक पछी एक बहार निकળી રહ્યા છે। એમની સાથે સંદેશ ન્યૂઝ પણ વાત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે। એ તમામ નેતાઓ જે આજે એનડીએની આ સંસદીય દળની બેઠકમાં હાજર હતા। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પોતાના ભાષણની વાતો કરી, એની સાથે સાથે ઘટક દળના તમામ નેતાઓએ વિશ્વાસ અપાવવાની વાત કરી। સૌથી વધારે નજર જેમના પર હતી એ જેડીયુના નીતિશ કુમાર પર હતી અને નીતિશ કુમારે પોતાની વાતમાં જે અદ્દલ બિહારી અંદાજમાં જેમણે એમ કહ્યું હતું કે अब की बार हम उनके साथ हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के जो सपने को हम साकार करने जा रहे हैं। એની સાથે સાથે ચંદ્રબાબુ નાયડુનો જે નિવેદનની જે મહત્વપૂર્ણ વાતો હતી એ આઈટીની વાતો હતી અને સૌથી મોટી વાત કે એ ઘટક દળના તમામ નાના મોટા નેતાઓ કે જેમના 1 કે 2 સાંસદો પણ ચૂંટાઈને આવ્યા છે એ તમામને प्रधानमंत्री मोदीए सरखू सन्मान आप्युं, ए मंच पर एमने स्थान आप्युं अने साथे साथे तमामने आखा देश सांभळ्या के भारतीय जनता पार्टी आ वखते पण जे अटल बिहारी वाजपेयीनो युग हतो, अटल बिहारी वाजपेयी अने अडवाणीना जमानामां जे प्रकारे गठबंधननी सरकारो चालती हती, परंतु भारतीय जनता पार्टी आ नवो दौर 10 वर्ष पछी जोई रही छे अने गुजरातना खास करीने जे सांसदो छे 25 जेटला सांसदो गुजरातमांथी चूंटाईने आव्या छे। सौनी नजर एना पर पण छे के गुजरातने आ वखते केटલું प्राधान्य मळे छे। परंतु आजनो दिवस नरेंद्र मोदी माटे एटला माटे खास महत्वनो के 19 आपणे सौने खबर छे के आजाद भारतमां जवाहरलाल नेहरू पछी बीजी वार कोई आ रेकॉर्ड बनावा जई रह्यो छे। आ रेकॉर्ड छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना नामे, कारण के बीजी वखत एक कोई प्रधानमंत्री है जो सतत त्रीजी वार देशना प्रधानमंत्री बनी रहा है। अने नरेंद्र मोदी पोताना एक विजन साथे जे पोतानी भाषणमां वात करी के दुनियानी समक्ष भारतने मूकवुं छे।
ભાષણના આજે 5 મહત્વપૂર્ણ અંશોની વાત કરવામાં આવે કિન્નરી, તો આજે આખા દેશે જે ભાષણ લગભગ સવા કલાક જેટલું આ લાંબુ ભાષણ હતું, પરંતુ એમણે જે મહત્વપૂર્ણ વાતો કરી હતી એમાં સૌથી મોટી વાત એ હતી કે સૌને સાથે લઈને ચાલવું, ગઠબંધન ધર્મની સાથે સાથે સૌની વાતને સાંભળીને સરકાર ચલાવવી, અને એના ઉપરનું જે એક મહત્વપૂર્ણ વાત હતી કે ભારતને દુનિયાના નકશામાં ક્યાં મૂકવાનું છે, કોઈક હિન્દુસ્તાની દુનિયાના નકશામાં ક્યાંક બહાર જાય છે તો એની હાથ મિલાવતા, એની છાતી ગદગદિત થઈ જાય પ્રકારનો ભાવ પેદા કરવો, આ તમામ વાતો પ્રધાનમંત્રી મોદીના ભાષણમાં હતી. અને સૌથી વધારે જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ હતું એ હતું કે ચંદ્રાબાબુ નાયડુ અને એની સાથે સાથે નીતિશ કુમારને જે પલટુમાર નેતા તરીકે લોકો ઓળખે છે, એમના ભાષણના જે અંશો હતા એની સાથે સાથે જેમનું બોડી લેંગ્વેજ જે હતી આજના આખા કાર્યક્રમની, એ બતાવતી હતી કે નીતિશ કુમાર આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે રહેશે. અને એની સાથે ભાજપના જે નેતાઓ કોન્ફિડન્ટલી આ કાર્યક્રમમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે, એમના ચહેરાના જે હાવભાવ છે, એમની જે બોડી લેંગ્વેજ છે એ પણ કહી રહી છે. અમે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ સાથે વાતચીત કરવાની કોશિશ કરી, અમે મનહરલાલ ખટ્ટરની સામે પણ બૂમ ધરવાની કોશિશ કરી. એ તમામ નેતાઓ કે જેમના નામ આ વખતે જે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે એ આ વખતે કેન્દ્રીય મંત્રી બને તેવી પણ વાતો થઈ રહી છે. અને એટલા જ માટે આજનો દિવસ પાવર પેક પોલિટિક્સનો છે, સવારથી લઈને મિટિંગોનો દોર, અને અત્યારે સૌથી મોટો કાર્યક્રમ જેમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં ત્રીજી વખત દેશમાં સરકાર બનવા જઈ રહી છે કિન્નરી. અને આજનો આ માહોલ પોલિટિકલ પારો હાઈ એટલા માટે પણ છે કારણ કે મારી બાજુમાંથી એક પછી એક જે સાંસદો જે છે અહીંયાથી બહાર નીકળી રહ્યા છે, અને એમની સાથે અમે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ કે વાતચીત પણ કરીએ, પરંતુ ખાસ કરીને અમારી નજર એના પર છે જે ગુજરાતી દર્શકો અમને સાંભળી રહ્યા છે, કેન્દ્રના કોઈ મોટા નેતા કે જે મંત્રી હોય એમને પણ અમે કોશિશ કરીશું વાતચીત કરવાની. પરંતુ મનસુખ વસાવા જેમની સાથે અમે વાતચીત કરી હતી ને એમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાત એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની લેબોરેટરી છે, પોલિટિકલ લેબોરેટરી. અને એમણે એ પણ વાત કરી કે જે કંઈ નુકસાન થયું છે ગુજરાતમાં અને દેશમાં પણ, ચૂંટણીમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીના ભાષણનો પણ હિસ્સો હતો કે ચૂંટણી છે જેમાં હાર અને જીત થતી રહે, પરંતુ ગઠબંધનના ધર્મને નિભાવીને આ વખતે લોકોની જે અપેક્ષાઓ છે એને પરિપૂર્તિ કરવાની છે કિન્નરી. અને સૌની નજર એના પર છે કે અત્યાર સુધીમાં જે ભાજપનો સિનારીઓ આપણે સૌ કોઈએ જોયો, નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા ત્યારે પણ ધારાસભ્યની ચૂંટણી લડ્યા વગર બન્યા હતા, ત્યારબાદ રાજકોટની જનતા એમને ચૂંટીને મોકલ્યા અને સંપૂર્ણ બહુમતીવાળી સરકાર 127 ધારાસભ્યો સાથે 2002માં નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે મુખ્યમંત્રી બને છે તો એક જન સમર્થન એમની સાથે રહ્યું અને ગુજરાતમાં ન તૂટેલો રેકોર્ડ તૂટ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે દેશમાં આવે છે તો આ જ પ્રકારનો માહોલ દેશમાં પણ આપણે જોયો હતો. નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તમામ રેકોર્ડોને ધ્વસ્ત કરીને એક નવા રેકોર્ડનો એક આયામ ખડક્યો. અને બીજી બાજુ હવે 2024ના સમીકરણો બદલાયા છે, નાના ભાઈઓને મોટા કરવાનો વારો આવ્યો છે, અને એ ધર્મ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સારી રીતે નિભાવે તેવું અત્યારનું જે વાતાવરણ દિલ્હીનું દેખાઈ રહ્યું છે. કારણ કે નાના ભાઈ મતલબ કે જે જેડીયુને સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે અત્યારની જે રણનીતિ ચાલે છે કિન્નરી એક લાઈન બહુ મહત્વની છે કે નીતિશ કુમાર ને ચંદ્રાબાબુ નાયડુ જે આજના આ કાર્યક્રમમાં જેમની ભાષણ આપ્યું ને જેમને પોતાની વાત રાખી એ આખા દેશે જોઈ છે. બિલકુલ મનીષ, અહીંયા આપને રોકવા માંગીશ. અહીંયા એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. એનડીએના નેતાઓ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને સમર્થન પત્ર સોંપી દેવામાં આવ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, લોકસભા ચૂંટણીમાં એનડીએના જે સાથી દળો છે, બીજેપી તમામનો જે વિજય થયો છે, ત્યારબાદ હવે જ્યારે સરકાર રચવાની વાત આવી રહી છે ત્યારે એનડીએ નેતાઓએ રાષ્ટ્રપતિને સમર્થન પત્ર સોંપી દીધું છે. અજય યાદવ हमारी સાથે લાઈવ જોડાયેલા છે. અજય, राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा गया है, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे जो पहली रस्मी प्रक्रिया थी जिसमें संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया था, उसी के बाद ये तय था कि एनडीए के जो घटक दल है राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसके बाद अपना जो समर्थन पत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के या सरकार के गठन को लेकर के, वो प्रक्रिया भी एक तरह से पूरी हो चुकी है, वो फॉर्मेलिटी भी अब पूरी हो चुकी है. और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है अभी लालकृष्ण आडवाणी के घर पे उनसे मिलने के लिए गए हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो वो किस तरह से शिद्दत से उनको पूजनीय मानते हैं. यहाँ तक कि भारत रत्न भी उनको दिया गया, तो उनसे मिलने के लिए पहुंचे. और कहा जा रहा है कि अब उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो कि एक वेटरन लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे, फिर रामनाथ कोविंद से मिलने जाएंगे. लेकिन महत्वपूर्ण खबर यही है कि संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने जाने के बाद अब प्रधानमंत्री जो है लालकृष्ण आडवाणी की तरफ पहुंचे हैं. वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक दल है राष्ट्रपति के पास पहुंच करके जो 292 सांसदों का जो समर्थन है वो अपना पत्र सौंपा है. तो यानी अब जो सरकार गठन की जो प्रक्रिया है उसकी सारी कवायद
करीब करीब पूरी हो चुकी है। जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे होना बाकी है और कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के जो 6 राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो अब कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है बस वो बाकी है, बाकी जितनी भी रस्मी प्रक्रिया है वो वो पूरी हो चुकी है। और साथ ही साथ जो घटक दलों के साथ जो मंत्रिमंडल को लेकर के जो तमाम सारी बातचीत की जानी है उसके लिए कमेटियां सेटअप की गई हैं। तो कुल मिला के सारी प्रक्रियाएं एक एक करके पूरी की जा रही हैं। शपथ ग्रहण बाकी है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें कौन कौन शामिल होगा वो चीज़ें अभी थोड़ा डील करना बाकी है। लेकिन राष्ट्रपति के पास एनडीए का डेलीगेशन गया और अपना समर्थन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के सौंप चुका है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। लेकिन आज का जो संसदीय दल की जो बैठक थी उसमें जिस प्रकार से नीतीश कुमार का जो भाषण रहा है, उनका जो निवेदन रहा है, एक बात उन्होंने खास कही कि आज ही शपथ ग्रहण कर लेते तो अच्छा रहता। देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की यही खासियत है कि जिसके साथ रहते हैं पूरी शिद्दत के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि कब तक रहेंगे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये जरूर विश्वास व्यक्त किया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार बनने जा रही है वो पिछले 10 साल के जो कामकाज है उसको कंटिन्यू रखेगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने संकेतों में कई सारी बातें कही, मसलन कि बिहार की भी बहुत सारे एस्पिरेशन है, यानी उसकी डिमांड है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे और खास करके उनके जो डेवलपमेंट के काम है उसको भी आगे ले जाएंगे। और संकेतों में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस बार जो अपोजिशन की तरफ से कैंपेन चलाया गया वो कैंपेन काफ़ी निगेटिव है, लेकिन उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी काट खोजने की जरूरत है और इस तरह से मिलकर काम करने की जरूरत है कि जो कमियां हुई हैं या कह सकते जो सीटें हारी गई हैं उसको कहीं न कहीं फिर से जो आगे चाहे विधानसभा चुनाव होता है चाहे जो लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें उसकी भरपाई की जा सके। तो नीतीश कुमार ने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते हुए न सिर्फ अपना समर्थन जाहिर किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपना विश्वास जाहिर किया और साथ ही साथ राज्यों के साथ किस तरह तालमेल हो, स्पेशली बिहार के साथ कि किस तरह से ट्रीट किया जाए, बिहार को भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है उसको भी फुलफिल किया जाए। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं वो कमिटमेंट शो करने की कोशिश की है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुमत की सरकार की बजाय सर्वमत की सरकार का जिक्र किया, क्योंकि निश्चित तौर पे कई सारे गठबंधन दलों के साथ ये सरकार बनी है, उस तरह की मेजॉरिटी नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बना रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो गठबंधन धर्म है उसको निभाना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पे फोकस करके या जोर देके कहा कि जो सरकार है बहुमत तो हासिल एनडीए कर रहा है, लेकिन ये सर्वमत की सरकार होगी, सभी राज्यों का ख्याल रखा जाएगा, राज्यों और राज्यों के बीच कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, ये राज्यों के हित में है, राज्यों और सेंटर के बीच कंपटीशन हो, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य उन्होंने रखा था वो पाया जा चुका है। अब जो है वो उसको पाना बाकी है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और खास करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बने भारत, ये हमारा प्रयास होगा 2047 तक भारत विकसित बने। तो सभी सहयोगी दलों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन अपना जाहिर किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों की तुलना में आज ज्यादा आत्मविश्वास से नजर आए। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए थे पीएम मोदी। और उनके निवेदन की अगर बात करें तो उन्होंने अपने जो संकल्प रहे हैं, उनका जो आगे के 5 साल के लिए जो एजेंडा रहेगा उसमें एक बात कही है, न्यू इंडिया की बात कही गई है, डेवलप इंडिया की बात कही गई है, एस्पिरेशनल इंडिया की बात कही गई है। उन्होंने अपने संकल्प रखे हैं संसदीय दल की बैठक में। देखिए, निश्चित तौर पे काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण था जिसमें न सिर्फ उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या कामकाज किया है उसका उन्होंने बातें रखी। हालांकि जब लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो रही थी तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है और उसी को पूरा करने के लिए आगे काम करेंगे, और जिसमें यह भी था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसको बहुत संदेह की नज़रों से देखा जाता था क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक, कभी कभी साथ आए कभी कभी दूर गए। तो आपको क्या लगता है कि ये 5 साल तक कैसा रहेगा रिश्ता? ये 5 साल नहीं 10 साल भी रहेगा रिश्ता। और वही चंद्रबाबू नायडू साहब भी बोले थे और मोदी जी भी बोले थे, ये रिश्ता जो है बहुत मजबूत रिश्ता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तरक्की के लिए और देश के तरक्की के लिए ये चाहिए। और राजनीति में जो है कभी कभी हो सकता मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ शायद, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहते। जब
एक बार तो रिश्ता तोड़े इसलिए कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे और दो तीन कारण माइनॉरिटीज़ के प्रेशर थे चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, इसी कारण के। मगर आगे जाते हुए वो समस्या नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पर भी चंद्रबाबू नायडू जी का प्लान्स बहुत बड़ा प्लान्स है और राष्ट्र जो है आर्थिक फाइनेंशियली बहुत लॉसेस में है और इसलिए एक दूसरे को मिल के काम करे तो आंध्र प्रदेश को तरक्की होगा और लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। मैं छोटे सवाल है मेरे। एक सवाल ये है कि मुस्लिम अनामत को लेके जो प्रधानमंत्री मोदी की राय है और चंद्रबाबू नायडू की राय है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मेरे जीते जी ये संभव नहीं हो पाएगा, हालांकि चंद्रबाबू नायडू जी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन जो है मुसलमानों को देंगे। तो ये जो है वो कहीं वैचारिक मतभेद खटराग में परिवर्तित नहीं हुए, इस बात की क्या गारंटी है? एक जो है टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का इशू है। मुसलमान रिजर्वेशंस एक रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशंस है तो चंद्रबाबू ही नहीं, कौन भी नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो हुआ, मुसलमान ने थोड़े बीसीज है उन लोगों को दे दिए। यहाँ पर भी मोदी साहब का बीसीज नहीं तो बैकवर्ड क्लासेस कोई है नहीं तो बहुत गरीब है, उन लोगों को सपोर्ट ज़रूर देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। वो रिलीजन बेस्ड सुप्रीम कोर्ट भी नहीं अलाउ करते तो उसके बाद में ज़्यादा चर्चा का ज़रूरत नहीं है। और ज़रूर मुसलमान को रिजर्वेशंस नहीं दे सकते क्योंकि अगर मुसलमान को रिजर्वेशन दिए तो सबसे नुकसान मुसलमान को होगा क्योंकि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है तो किसको मिलता रिजर्वेशन, किसको मेडिकल सीट मिलता? सबसे अमीर सबसे पढ़े लिखा मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलता। तो इसलिए कभी भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दे तो जो रिलीजन को रिजर्वेशन दिया उन लोगों को भी नुकसान होता। इसलिए बोल रहे पसमानदा मुस्लिम्स मोदी जी बोल रहे, उनला बैकवर्ड क्लास मुस्लिम उनला बोल रहे। तो ये टर्मिनोलॉजी का इशू है। राइट सर, एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि आंध्र को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में लाया जाए जो बिहार की तरह ही, तो वो जो डिमांड थी चंद्रबाबू नायडू की और इसी के चलते उन्होंने जो है वो अपना समर्थन वापस ले लिया था एनडीए से। तो क्या लगता है कि वो डिमांड जो है वो इस बार की सरकार में परिपूर्ण हो पाएगी? नहीं, मुझे तो उसके बारे में नहीं मालूम। मैं आंध्रा के नहीं हूँ, मैं तेलंगाना के हूँ, तो उस बारे में मैं नहीं मालूम। मैं लेकिन कानून में फाइनेंस कमीशन में वही बहुत चर्चा हुए तो उसके बारे में डिटेल्स मुझे अच्छा पता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। और આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે સાથે જે ઘટક દળો છે એમના જે વૈચારિક મતભેદોનો જે મુદ્દો છે અમે પૂછવાની કોશિશ કરી। તેલંગાણાના જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે અને તેલંગાણા અને આંધ્ર બંને એક સમય એવો હતો કે તે બંને સાથે હતા અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતાના ઘટક દળોને સાથે લઈને ચાલવાની વાત કરે છે તો એના ઘણા બધા જવાબો અહીંથી મેળવવાની અમે કોશિશ કરી અને એની સાથે સાથે ભાજપના પણ જે નેતાઓ અહીંયાથી બહાર નીકળી રહ્યા છે, સાંસદ નીકળી રહ્યા છે, એમને પણ અમે પૂછી રહ્યા છીએ કે કારણ કે આ વખતની જે સરકારમાં જે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ બિલો જે પાસ થવાની વાત થઈ રહી છે એમાં જે સૌથી મોટી વાત છે કે જે વૈચારિક મતભેદ છે આ બંને પાર્ટીઓ વચ્ચે, જે નાના નાના ઘટક દળો વચ્ચે, એ વૈચારિક મતભેદોનું શું થશે? કારણ કે વિપક્ષ પાસે સૌથી મોટો મુદ્દો છે કે નીતિશ કુમાર જે છે એ ગમે ત્યારે પલટી મારી શકે છે। એમની પોતાની એક ડિમાન્ડ છે, પોતાની એક મહત્વાકાંક્ષા છે પ્રધાનમંત્રી બનવાની। પણ આપણને ખબર છે કે ઇતિહાસ જે 2013માં થયો જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીનું નામ જ્યારે સૌથી પહેલા ગોવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાખ્યું તો એમાંથી સૌથી પહેલા એ વ્યક્તિ હતા કે જેમણે એનડીએમાંથી સમર્થન પાછું લીધું હતું ને એ હતા નીતિશ કુમાર। ત્યાર પછીના સંબંધો ક્યારેક ખાટા ક્યારેક મીઠા આ પ્રકારના રહ્યા છે। ત્યાર પછી આપણને એ પણ ખબર છે કે નીતિશ કુમાર ક્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે આવ્યા। પણ એક ચર્ચા એવી પણ છે કે નીતિશ કુમાર જ્યારે એકલા બિહારમાં લડે છે તો નીતિશ કુમારને નુકસાન થાય છે અને જ્યારે નીતિશ કુમાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે લડે છે તો બંને ભાઈઓ સાથે જ્યારે લડતા હોય છે તો ભાજપ અને નીતિશ કુમાર બંનેને ફાયદો થાય છે। અને આ પ્રકારનું ગણિત ચૂંટણીની બિલકુલ 3 મહિના 4 મહિના પહેલા નીતિશ કુમાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સાથે રહીને લડ્યો અને એટલા જ માટે બિહારમાં ભાજપને જે નુકસાન થવું જોઈએ એવું બિલકુલ નથી થયું, ઉલટાનું એનડીએને ખૂબ સારો એવો ફાયદો થયો છે। અને આ પ્રકારની જે રણનીતિ ભારતીય જનતા પાર્ટી લઈને હવે આગળ વધી રહી છે, ગઠબંધન ધર્મને જે નિભાવવાની જે વાતો થઈ રહી છે એમની સાથે સાથે જે વૈચારિક મુદ્દાઓ છે એમની પણ જે ચર્ચાઓ થાય છે। કારણ કે નીતિશ કુમાર પર ભાજપ પણ પૂર્ણ રીતે ભરોસો નથી કરતી, એ પણ આપણને સૌને ખબર છે। કારણ કે અભી બોલા અભી ફોક પ્રકારની એમની પણ રણનીતિ રહી છે। પરંતુ બેઝિક વાત એ છે કે જે નરેન્દ્ર મોદીએ
વાત કરી આજે પોતાના ભાષણમાં, અને એ વાત એ હતી કે અહીંયા મંચ પર બેઠેલા તમામ લોકોની એક વાત કોમન છે, અને એ છે કે વિકાસ. નીતિશ કુમારને પણ વિકાસ બાબુના નામે બિહારની જનતા ઓળખે છે, અને બીજી બાજુ ચંદ્રબાબુ નાયડુ કે જેમણે આંધ્રને અને ખાસ કરીને હૈદરાબાદને આઈટીનું હબ બનાવ્યું, જેમણે અત્યાર સુધીમાં અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા. અત્યારે જે આઈટીનું જે હેડક્વાર્ટર છે હૈદરાબાદ છે, અને એની પાછળનો માત્ર ને માત્ર એક જ ચહેરો જવાબદાર છે, એ છે ચંદ્રબાબુ નાયડુ. અનેક વિવાદો રહ્યા છે એમની સાથે જોડાયેલા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ માટે એમણે ખૂબ બધું બોલ્યું છે, અને ભાજપ પણ એમના માટે ખૂબ બોલી છે, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ચંદ્રબાબુ નાયડુ વચ્ચે ક્યારેક ખાટા અને મીઠા સંબંધો રહ્યા છે, આપણને સૌને ખબર છે. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી વડાપ્રધાન હોવા છતાં પણ જ્યારે આંધ્રમાં જતા હતા તો ચંદ્રબાબુ નાયડુનો એક પણ મંત્રી તેમને સ્વીકારવા માટે ત્યાં ન પહોંચતા, એ પણ આપણને ખબર છે. પરંતુ સમય બદલાયો છે અને સમય બળવાન હોય છે કિન્નરી રાજનીતિમાં. बिल्कुल मनीष, आप हमारी साथ जोड़ाला रहो। अजय हमारी साथ जोड़ाला है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम का जो निवेदन रहा है, संसदीय दल की जो बैठक रही है उसमें तमाम सांसद जो है उनको एक भरोसा दिया गया है, एक विश्वास कायम करने की बात की गई है। उन्होंने बोला है कि मैं 24/7 आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक ऐसा मसला था जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर सांसदों की ये शिकायत रहती थी कि दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे इतना ज़्यादा इस इलेक्शन में डिपेंडेंसी थी कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश कर रही है कि जो सांसदों का सीधे कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो, ताकि उनके जो एरिया की जो समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे, और उनको क्या आगे डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है वो सारी चीज़ें पहुँचे। तो कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदली रहेगी। न सिर्फ रणनीति इस लिहाज से बदली रहेगी कि जो एनडीए की चूंकि जो मिली जुली सरकार है, तो उसके सभी पार्टियों के जो एस्पिरेशन है या कह सकते हैं डिमांड है, उसको फुलफिल करना है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 92 से ज़्यादा सीटें जो हैं गंवाई हैं इस बार, तो उसको किस तरह से फुलफिल करना है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं इस बार उसकी भरपाई करना है। और निश्चित तौर पर सांसदों का जो भरोसा है उनको भी अपने भरोसे में रखना है, प्लस उस संसदीय क्षेत्र के लिए कामकाज भी करना है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार थोड़ा अलग हट के बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सर्वमत की सरकार की बात कही है। इस बार बहुमत की सरकार की जगह ज़्यादा से ज़्यादा शब्द उन्होंने सर्वमत का प्रयोग किया है। और साथ ही साथ जब एक मिली जुली सरकार है तो कैसे सबके एस्पिरेशन को पूरा किया जाए। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें जैसे अब आगे के मैं डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी के पास गए थे। जब भी कोई वो अच्छा काम करते हैं या अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो लालकृष्ण आडवाणी से वो जरूर मिलते हैं। और उसके बाद वो मुरली मनोहर जोशी के पास गए हैं फिलहाल मिलने के लिए। और इसके बाद कहा जा रहा कि रामनाथ कोविंद के घर भी जाएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका काफ़ी जोर शोर से ये भी प्रचार किया था किस तरह से दलितों के हितों में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा मुझे दिक्कत है कि क्योंकि आगे दिनेश शर्मा है जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं की रही तो उत्तर प्रदेश की रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें भी अगर गंवाने का काम कहीं पर किया तो वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश ही है। तो दिनेश शर्मा हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश इस बार करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें गंवानी पड़ी, बड़े बड़े मंत्री हार गए। और कहा जा रहा है कि उसकी समीक्षा की जाएगी। खुद पार्टी के भीतर के जो लीडर कह रहे हैं कि कहीं न कहीं भीतरघात हुआ है। तो आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और साथ ही साथ जो है एनडीए जो है वो जाके अपना समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंप चुका है। तो सरकार बनने की कवायद एक तरफ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता निकल रहे हैं, उससे रिएक्शन भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कोशिश करेंगे कि दिनेश शर्मा से हम बात करें। जी बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मनीष, आप पर हमारी साथ जोड़ाયેલા રહેશો। ત્યારે જે પ્રમાણે આજે સંસદીય દળની બેઠક બાદ પીએમ મોદીને માટે થઈને સમર્થન પત્ર રાષ્ટ્રપતિને આપી દેવામાં આવ્યું છે।